मिडिल एजुकेशन। लीजिए स्टूडेंट्स, अब आपके सामने परीक्षा पूर्व अभ्यास प्रश्न पत्र वर्ष 2023-24 कक्षा 9वीं की हिंदी के सेट नंबर 1 का फुल सॉल्यूशन लेकर के आ चुका हूँ। इस वीडियो में मैं प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के प्रश्न क्रमांक 23 तक का संपूर्ण उत्तर देने वाला हूँ, इसीलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मात्र 10 मिनट के वीडियो में पूरा कवर कर दूंगा। फिर इसके बाद आप अपने वार्षिक परीक्षा की तैयारी में लग जाना, क्योंकि ये पूर्व अभ्यास प्रश्न पत्र से बहुत कम क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके वार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेगा। मतलब एक तरह समझो कि टाइम वेस्ट है अगर इस पेपर को तुम बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो तो। मैं कह रहा हूँ कि पेपर में से जितने भी क्वेश्चन हैं आप मिनिमम पढ़िए और बाकी अपने वार्षिक परीक्षा के लिए अपने NCERT किताब को फॉलो कीजिएगा। टोटल पेपर रहेगा 75 नंबर का, समय मिलेगा 3 घंटे। निर्देश में कई सारी बातें लिखी, जैसे सभी प्रश्न को हल करना अनिवार्य है और कौन सा प्रश्न कितने अंक का रहेगा सामने दिया गया है। 1 से 5 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न और 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। हमारा यहाँ से प्रश्न स्टार्ट होता है। प्रश्न क्रमांक 1 कह रहा है, वीर गाथा काल के श्रेष्ठतम महाकाव्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर लिखना है आपको पृथ्वीराज रासो, जिसको लिखने वाले हैं जगनिक। सेकंड नंबर कह रहा है, कैदी और कोकिला रचना है, किसकी रचना है? तो ये इसको लिखने वाले हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी, अर्थात ऑप्शन नंबर द इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है, तीसरा नंबर, काव्य के भेद माने गए हैं, तो काव्य के 2 भेद माने गए हैं, एक है दृश्य काव्य और दूसरा है श्रव्य काव्य। नेक्स्ट कहता है फोर्थ नंबर, झूरी के सालों का नाम था, क्या नाम था? तो उसके सालों का नाम गया था, अर्थात ऑप्शन नंबर सा पे टिक करना है। नेक्स्ट कहता है, विचार विनिमय का माध्यम क्या होता है? तो अपने विचार को व्यक्त करने का माध्यम भाषा होता है। जैसे अभी मैं हिंदी भाषा में वीडियो को शूट कर रहा हूँ और आप हिंदी भाषा को सुन पा रहे हैं, मतलब जो मैं विचार दे रहा हूँ, जो मैं व्यक्त कर रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, वो आपने सुना। जैसे अभी मैंने बताया कि पेपर पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, टाइम वेस्ट टाइम से ही है, ठीक। तो इस प्रकार से विचार विनिमय का अच्छा माध्यम भाषा है। नेक्स्ट कहता है, फाणकेश्वर नाथ रेणु की प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर आपको लिखना है मैला आंचल, ऑप्शन नंबर सा इज करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2 का है, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। पहला नंबर कहता है, कवि रसखान बार बार डैश डैश में जन्म लेना चाहता है, तो ब्रज गोकुल में। नेक्स्ट कहता है तीसरा नंबर, कविता के शाब्दिक अनुशासन का नाम क्या है? तो आपको यहाँ पर छंद लिखना है। अर्था अलंकार में चमत्कार किस कारण उत्पन्न होता है? तो अर्थ के कारण होता है, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो यहाँ पर आपको अर्थ लिखना है। नेक्स्ट कहता है कि महादेवी वर्मा के बाबा उन्हें क्या बनाना चाहते थे? उसे विदुषी बनाना चाहते थे। नेक्स्ट देख लेते हैं, अनंत का विलोम क्या होगा? तो अनंत का विलोम सिंपल सा आपको लिख देना है यहाँ पर, अनंत का हो जाएगा आपका अंत। नेक्स्ट कहता है, रीढ़ की हड्डी एकांकी में कुल कितने पात्र हैं? तो 6 पात्र हैं। इस प्रकार से भी कंप्लीट होता है। आइए सत्य को फटाफट हम ट्राई करते हैं क्या होगा। क्या कबीरदास जी एक समाज सुधारक थे? बिल्कुल सत्य है। संचारी भाव की संख्या 35 मानी गई है? नहीं, 33 मानी गई है, 33 है। मंगोलों का मुख लाल होता है? तो बिल्कुल सत्य है। कहानी गद्य की गौण विधा में आती है? तो ये भी सत्य हो जाएगा। भूपति में ती उपसर्ग है? नहीं, भूपति में भूपसर्ग है। नेक्स्ट कहता है, लेखिका मृदुला गर्ग की तीसरे नंबर की बहन का नाम चित्रा था? ये भी सत्य है। इस प्रकार से सत्य भी कंप्लीट होता है। आइए अब हम फटाफट सही जोड़ी को मैच करते हैं। सही जोड़ी में पहला नंबर कहता है लाध, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कश्मीरी कवियत्री। नेक्स्ट कहता है आपका सवैया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाणिज्य छंद। नेक्स्ट आपका कहता है आग का तत्सम, तो आग का तत्सम हो जाएगा आपका अग्रि, ठीक। नेक्स्ट आपको कहता है हरिशंकर परसाई, तो इनके रचनाकार हैं हंसते हैं रोते हैं। नेक्स्ट आपका कह रहा है सुरपति, तो सॉरी इंद्र का पर्यायवाची हो जाएगा सुरपति। नेक्स्ट आपका कह रहा है बागलकोट, तो इसका सही आंसर कर्नाटक का छोटा सा कस्बा। इस प्रकार से भी कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है प्रश्न क्रमांक 5, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। पहला नंबर कहता है कि गाँव में शहरी मेहमान डैश डैश तरह सज धज कर आया था, तो बादल, यहाँ पर आपको बादल लिखना है। नेक्स्ट कह रहा है प्रबंध काव्य के भेद का नाम बताइए, तो एक हो गया महाकाव्य और दूसरा हो गया खंड काव्य। नेक्स्ट कहता है श्यामाचरण दुबे ने किस विश्वविद्यालय में PhD की उपाधि प्राप्त की थी? तो नागपुर विश्वविद्यालय में उपाधि प्राप्त की थी। बाकी इन सबका आंसर लिखित दिखाऊंगा, टेंशन नहीं लो। नेक्स्ट कहता है रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट कह रहा है लेखिका मृदुला गर्ग ने की परदादी ने मंदिर में जाकर क्या मन्नत मांगी थी? तो जो पहला बच्चा हो वो लड़की हो, मतलब लड़की की डिमांड की थी। नेक्स्ट कहता है इस जल प्रलय में पाठ में बाढ़ के पानी को क्या कहा गया है? तो मृत्यु की तरह तरल दूध कहा गया है, ठीक। तो इस प्रकार से सभी कंप्लीट होते हैं।
आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर के और आगे प्रश्न क्रमांक आपके 23 तक का सही उत्तर क्या हो जाएगा। पेपर आप लोग के पास अवेलेबल है, इसका फुल सोल्यूशन दिखा देते हैं और 1 से लेकर के आपको 5 तक का भी उत्तर दिखाया जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने कैमरे की स्क्रीन में और उसके थ्रू एक एक प्रश्न का उत्तर कवर करते हैं। तो चलिए हम आपको 6 से लेकर के 23 तक का उत्तर दिखा देते हैं, लेकिन उसके पहले जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे उसका आंसर आप कवर कर लो। ये देखो, ये रहा प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर पूरा पूरा लिखा गया है। ये रहा आपके सामने प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर और ये रहा आपके सामने 3 का उत्तर। आगे बढ़ते तो ये रहा 4 का उत्तर और ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर। ठीक है, अब देखो प्रश्न क्रमांक 6 के आंसर को कवर करेंगे और ये आंसर पूरा का पूरा आया है आपके क्वेश्चन बैंक से। क्वेश्चन बैंक से 100% पेपर छापा गया है, पूरा का पूरा 100% पेपर क्वेश्चन बैंक से ही है। तो आपको क्वेश्चन बैंक अच्छे से करना है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 6 क्या कहता है, पद्य साहित्य के इतिहास को कितने कालक्रम में बांटा गया है। ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में वार्षिक परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो आइए देख लेते हैं इसका इतिहास क्रम। ये रहा आपके सामने, आप इसका फोटो क्लिक कर लो। आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर कहता है सुमित्रानंदन पंत और माखनलाल चतुर्वेदी की हमें भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं बताना है। तो ये रहा आपके सामने माखनलाल चतुर्वेदी और नीचे रहा आपके सामने सुमित्रानंदन पंत। यहां तक आपको लिख के कंप्लीट करना है। ये भी साइड करते हैं। नेक्स्ट कहता है 8वां नंबर। 8वां नंबर कहता है कि कवि पंत ने गांव को मरकत डिब्बे सा खुला क्यों कहा है, लिखिए। ये प्रश्न पूछा गया है। तो आइए इसका भी आंसर दिखा देते हैं। ये रहा आपके सामने इसका आंसर, कवि पंत वाला ना जो प्रश्न पूछा गया है, मैं ऊपर वाला दिखाऊंगा। ये रहा, ठीक। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। यहां से लेकर के आपको पूरा पूरा यहां तक लिखना है, बस इतना लिख के कंप्लीट करेंगे। आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 9 क्या कह रहा है कि किस शासन की तुलना तम्स के प्रभाव से की गई है और क्यों। और अथवा कहता है लता ने बादल रूपी मेहमानों को किस तरह देखा और क्यों। ये प्रश्न पूछा गया है। तो आइए हम आपको लता ने बादल रूपी मेहमानों किस तरह देखा था इसका आंसर दिखा देते हैं। ये लिखेंगे सबसे पहले, फिर इसके बाद आपको ये आंसर लिखना है, यहां तक लिख के कंप्लीट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि सवैये छंद को परिभाषित करना है और यहीं पर इसके अर्थों कहता है कि पंडित जगन्नाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा हमें देना है। तो हम आपको दिखाते हैं सवैया छंद। ये रहा आपके सामने सवैया, यह एक वाणिज्य छंद है। इसमें 22 से 26 वर्ण होते हैं और यहाँ पर लिखा गया है पूरा, और प्रत्येक चरण में 24 वर्ण होते हैं, ठीक। और एक एग्जाम्पल लिखा, ये भी आपको लिखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट हमारा कह रहा है 11वां नंबर, महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर बताना है। तो ये रहा आपके सामने महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर, ठीक। ये पहला अंतर रहा। हम पेज पलटाते हैं, आपको आगे का दिखा देते हैं। ये रहा आपके सामने दूसरा, तीसरा और चौथा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहां तक आपको लिखना है। चलिए साइड करते हैं। नेक्स्ट कहता है प्रश्न नंबर 12, गद्य की प्रमुख विधाओं का नाम बताना है कि गद्य की कौन कौन सी विधा होती है और इसका आंसर हमें लिखेंगे। हम गद्य वाला ही देखेंगे, ठीक है। तो ये रहा गद्य की विधाएं, निबंध, कहानी, नाटक, एकांकी, उपन्यास, ये सभी गद्य की विधाएं हैं। चलिए ये भी कंप्लीट होता है। 13वां नंबर कहता है मुंशी प्रेमचंद्र अथवा महादेवी वर्मा की 2 रचनाएं लिखते हुए उनका साहित्य में स्थान लिखना है। तो मुंशी प्रेमचंद्र और महादेवी वर्मा पूछा है। हमारा प्रश्न क्रमांक 13 है, तो इसका आंसर हम आपको दिखा देते हैं। ये रहा आपके सामने। सबसे पहले देख लो प्रेमचंद्र जी के बारे में, ये लिखा है पूरा पूरा, ये रहा, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद्र और एक क्या पूछा है, मुंशी प्रेमचंद्र और महादेवी वर्मा। तो ये रहा महादेवी वर्मा जी के बारे में, यहां से लेकर यहां तक जो ठीक लगे वो लिख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। आगे बढ़ते। नेक्स्ट कहता है किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी, 2 बैल की कथाओं पाठ के आधार पर लिखिए। ये प्रश्न पूछा गया है। और इसी के अथवा क्या कहता है, लेखक राहुल संखल ने डाकुओं से बचने के लिए कौन सा साधन अपनाया था। तो हम आपको दिखाएंगे ऊपर वाला, किन घटना वाला। तो ये रहा पूरी घटनाएं लिखी गई है, ठीक है। पूरी घटनाएं लिखी, घटना आप देख सकते हो। ये रहा आपके सामने कई सारी घटना लिखी है, 7 घटनाएं लिखी हैं। तो 7 में से आपको सिंपल सा प्रश्न कितने नंबर का है, एक सेकंड बेटा, ये प्रश्न है आपके 2 नंबर का। तो आपको 3 घटना लिखनी है, बाकी आप देख सकते हैं। चलिए इसे भी साइड करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, प्रश्न क्रमांक 15। प्रश्न क्रमांक 15 कह रहा है कि डॉक्टर सलीम अली पक्षी प्रेमी कैसे बने, ठीक है। किस प्रकार से उनको पक्षी से प्रेम हुआ था। तो ये रहा भाई साहब वो पक्षी प्रेमी कैसे बने, पूरा का पूरा इनके प्रेम का वर्णन किया गया है। वैसे सिंपल से यार ये क्या करते थे कि एयर गन चलाते थे, तो इनके एयर गन से एक पक्षी गलती से घायल हो गई थी। तो जब घायल हो गई और गिर पड़ी तो इनको बहुत ज्यादा दुखी हुआ कि यार हमारे रहीसी चक्कर में एक पक्षी मर गई है, और उनको वहीं से हृदय परिवर्तन हो, फिर उन्होंने दवाई वगैरह कराया पक्षी का, और उसी टाइम से वो पक्षी प्रेमी बन गए थे, ठीक है। कि अब हम पक्षी को बिल्कुल नहीं मारेंगे बल्कि उनका सेवा करेंगे। नेक्स्ट कहता है हमारा निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ और वाक्य में प्रयोग देना, जैसे फूले न समाना मतलब अत्यधिक खुश होना। जैसे राम ने बोर्ड परीक्षा में 90 नंबर पा करके फूले न समा रहा था। ईद का चांद होना मतलब बहुत दिनों बाद दिखाई देना।
अरे मोहन तुम तो ईद के चांद हो गए, है ना, मतलब मोहन तुम तो बहुत दिन बाद दिखाई दिए हो, ये बोला गया है। अथम कहता है कि संधि की परिभाषा और प्रकार का नाम बताना है। तो आइए हम इसका आंसर दिखा देते हैं कि संधि की परिभाषा और प्रकार कैसे लिखेंगे। तो ये रहा बेटा आपके सामने संधि की परिभाषा, देख सकते हैं। यहाँ से आप लिखोगे जब जब दो ध्वनि आपस में मिलती है तो संधि कहलाती है, ठीक है। और संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, ठीक है। चलिए ये भी कंप्लीट होता है। आगे देखते हैं 17 नंबर कहता है बाल पीड़ित की मदद करने के लिए हर नाव पर क्या क्या सामग्री होना चाहिए। बहुत ही प्यारा प्रश्न पूछा गया है, वार्षिक परीक्षा में पूछने को मिलेगा, देखने को मिलेगा प्रश्न, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो हम दिखा देते हैं, ये रहा इसका आंसर, यहाँ से लिखेंगे, देखो ये रहा पूरा पूरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट करना है। इसे भी साइड करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित काव्यांश के संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ हमें बताना है। ठीक, ये प्रश्न पूछा गया है। तो काव्यांश क्या दिया गया है, एक हस्ती वाला है और एक नीचे लिखा है मानुष वाला। तो हम आपको दिखा देते हैं इसमें से ऊपर वाले का आंसर, ठीक है। ऊपर वाला ज्यादा सरल भी है, हस्ती वाला। तो ये रहा बेटा हस्ती वाला, ठीक। और इस प्रकार से आपको लिखना है, ये लिखेंगे संदर्भ, ये लिखेंगे प्रसंग और ये लिखेंगे भावार्थ। इतना लिख के कंप्लीट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है प्रश्न क्रमांक 19, निम्नलिखित गद्यांश का आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है। तो इस प्रश्न का उत्तर हम आपको दिखा देते हैं। अच्छा पहले प्रश्न तो देखो, प्रश्न में आपको 2 बैल वाला है और नीचे टोपी वाला है। तो हम आपको दिखा देते हैं यहाँ पर टोपी वाला, ठीक। ये रहा टोपी वाला और ये रहा इसका संदर्भ और ये रहा प्रसंग और ये रहा व्याख्यान। इतना लिख के कंप्लीट करना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है 20वां नंबर, यातायात के नियम पर हमें एक अनुच्छेद लिखना है। तो अनुच्छेद हम आपको दिखाएंगे और ये अनुच्छेद बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके वार्षिक परीक्षा में भी देखने को मिलेगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ये रहा यातायात पर अनुच्छेद, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और इंपॉर्टेंट है, तुम देख लो, जल है तो कल है। आई थिंक ये आपके सेट नंबर बी में पूछा गया है, लेकिन अभी तो आप इसको देख लो, बाकी उसको बाद में देख लेंगे। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित काव्यांश को पढ़ना है, प्रश्न का उत्तर देना है। आइए हम बताते हैं। हम देखेंगे नीचे वाला। नीचे वाला कहता है कि मानव जीवन के लिए मनोरंजन की अत्यंत आवश्यक है। मनोरंजन के कार्य तथा साधन कुछ क्षण के लिए मानव जीवन में गहन बोझ को कम करके व्यक्ति के उत्साह का संचालन कर देते हैं। मानव सृष्टि के आरंभ से ही मनोरंजन की आवश्यकता प्राणियों के अनुभव की होगी और जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया वैसे वैसे नवीनतम खोज इस अभाव को पूरा करने के लिए की गई। हमारा पहला नंबर कहता है कि उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या होगा। तो सिंपल सा आपको मनोरंजन लिखना है। सेकंड नंबर कहता है कि मानव जीवन के लिए मनोरंजन क्यों आवश्यक है। तो इसका आंसर यहां से लिखना है। देखिए, मनोरंजन के कार्य तथा साधन कुछ क्षण के लिए मानव जीवन के लिए गहन बोझ को कम करके व्यक्ति को उत्साह में संचालन कर देती है, इसलिए मनोरंजन आवश्यक है। ठीक, बाकी अंतिम वाला पूछा कि गद्यांश का सारांश क्या होगा। तो सिंपल सा इसे अपने भाषा में पढ़ो और इसे पढ़ो और अपने शब्दों में लिखो, यही आपका सारांश कहलाता है। सारांश का मतलब यही होता है और कुछ बहुत बड़ा पहाड़ नहीं होता। अपने शब्दों में जो बच्चा जो लिख सकता है वही उसका सारांश है। कभी कोई इसमें नंबर नहीं कटती है, ना तो कभी नंबर काटा जाता है। नेक्स्ट कहता है 22वां नंबर कहता है अपने प्राचार्य को स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र लिखना है। तो आइए हम दिखा देते हैं किस प्रकार से इसको लिखेंगे। ये रहा आपके सामने, ठीक। तो इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लो। ये रहा शाला त्याग स्थानांतरण प्रमाण पत्र, यहां तक आपको लिख के कंप्लीट करना है। साइड करते हैं। अंतिम प्रश्न कहता है प्रश्न क्रमांक 23, किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। देखो, जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था मैं एक से लेकर के पूरा उत्तर दूंगा एंड फाइनली देख लो पूरा उत्तर लेकर के आ गया हूं। निबंध पूछा है जल संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण, मेरी प्रिय पुस्तक। यहाँ पर पूछा है आदर्श विद्यार्थी गुण और जीवन में खेलों का महत्व। तो ये रहा भाई साहब मेरी प्रिय पुस्तक, आपको ये लिखना है। फिर ये लिखेंगे सेकंड पॉइंट, मानव जीवन के पूर्ण चित्रण, समन्वय भावना, कल्याण की भावना और उदाहरण कुछ लिखा गया। और ये रहा अंतिम में उपसंहार। तो इस प्रकार से पूरा पेपर कंप्लीट कर दिया हूं। अगर फुल सोल्यूशन का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इतना ही नहीं, टेलीग्राम पर भी लिंक भेजता हूं और वार्षिक परीक्षा के लिए इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करो अगर वार्षिक परीक्षा में टॉप करना है तो। मिडिल एजुकेशन आपके लिए बहुत कुछ करता है और करेगा भी, आपको वार्षिक में टॉप कराएगा, टेंशन मत लो। और एकमात्र यूट्यूब चैनल है मिडिल एजुकेशन ही जो आपको टॉप कराने का ठान लिया है और करा भी देगा। ओके स्टूडेंट्स, सो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं करता हूं वीडियो को एंड, एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।